जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की अपनी पहली क्लास, जो कि इकोनॉमिक्स की है। इसमें आज हम लोग जो 25 क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। कल जो है संडे है, संडे को आपकी एक करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जिसमें हम लोग जून माह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जुलाई माह कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग जो है वो कल जो है वो जून माह कंप्लीट करेंगे। रात के 10 बजे आप सभी के लिए हिंदी की क्लास है, और हिंदी की क्लास में आज प्रमुख रचना एवं उनके लेखक वो पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य के कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि पैट एग्जाम में रचनाएं आपसे पूछी जानी है, तो एक प्रश्न संभवतः आपको वहाँ से भी मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है। ए ऑप्शन है 49%, बी ऑप्शन है 74%, सी ऑप्शन है 50% और डी ऑप्शन है 39%। तो बताइएगा सभी लोग कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनमें भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर इसका सही होगा। पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 50% जो होता है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है। ठीक है, आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से भारत का पहला पेपरलेस बजट है। ए ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2020-21, बी ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2021-22, सी ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2022-23 और डी ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2019-20। तो बताइएगा भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? जल्दी से बताइएगा सभी लोग आंसर करके कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो था वो केंद्रीय बजट 2020-21-22 था। सॉरी, हाँ 21-22 था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2021 और 22। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए तीसरा कि एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य हैं। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य क्या हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं उसको, मतलब जीडीपी। ठीक है, या निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जैसे कि एनएनपी। ठीक है, या सकल घरेलू, यहाँ पर हो जाएगा सकल जीएनपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जीडीपी, और ये हो जाएगा गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, तो बताइएगा कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो क्या होगा? एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद उसको कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का सही आंसर? तीसरे प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि औसत आय को भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय आय, बी ऑप्शन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी ऑप्शन है कुल आय और डी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। तो बताइएगा कि जो औसत आय होती है उसको क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, पहली बात, औसत आय कैसे निकाली जाती है? तो कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो आपकी क्या निकल आएगी? औसत आय निकल आएगी। तो इस औसत आय से क्या निकल आती है? आपकी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का डी आंसर क्या हो जाएगा कि औसत आय को क्या कहा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं। ए ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी ऑप्शन है कौशिक बसु, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह और डी ऑप्शन है BKRV राव। तो बताइएगा इनमें से कौन अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सब भारत में सबसे पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? बताइएगा।
तो देखो अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। मनमोहन सिंह 1991 में जो एलपीजी योजना आई थी, ठीक है, मतलब एलपीजी आया था, उसके वास्तुकार समझो ये थे। और जो BKRV राव हैं, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वैज्ञानिक तरीके से पहले अर्थशास्त्री हैं। मतलब वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो BKRV राव ने की थी। तो 5वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण, बी ऑप्शन है गरीबी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी और डी ऑप्शन है आपका मुद्रास्फीति। तो लॉरेंज वक्र क्या करता है? यह विषमता दर्शाता है। किसको? विषमता। और किसकी विषमता? ठीक है, किसकी विषमता? तो आय वितरण की। किसकी? आय वितरण की विषमता को दर्शाता है। तो 6ठे प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि लॉरेंज वक्र जो है वो क्या दर्शाता है? तो आपका आय वितरण दर्शाता है, ठीक है। तो 6ठे प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ? मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इन तीनों को एक आपस में कब मर्ज किया गया? बताइएगा। 1 जून 2019, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2019 या 1 जनवरी 2019। तो बताइएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक जो हैं, इन तीनों को कब आपस में मिलाया गया? तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन लागू हो गया, ठीक है। तो इनको कब से लागू कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है वो सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रात के 10 बजे आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास है, ठीक है, उसमें भी आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया? ए ऑप्शन है 1948 की औद्योगिक नीति, बी ऑप्शन है 1956 की औद्योगिक नीति, सी ऑप्शन है 1977 की औद्योगिक नीति और डी ऑप्शन है 1991 की औद्योगिक नीति। तो बताइएगा कि किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों पर सर्वाधिक जोर दिया गया? तो देखिएगा, जो 1948 की औद्योगिक नीति थी, ये कौन सी थी? प्रथम औद्योगिक नीति थी। कैसी? प्रथम औद्योगिक नीति थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति कौन सी थी? 1948 की। किसने प्रस्तुत किया था इसको? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, ठीक है, इसको कब पेश किया गया था? 1956 में, ठीक है। और इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो दूसरी ये औद्योगिक नीति थी, इसमें बड़े उद्योगों पर, किसमें? बड़े उद्योगों पर जोर दिया गया। बड़े उद्योगों एवं भारी उद्योगों, बड़े एवं भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका नहीं सही होगा। फिर 1977 की जो औद्योगिक नीति थी, ठीक है, 1977 की जो औद्योगिक नीति थी, इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत करने वाले थे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। और जो मोरारजी देसाई थे वो गांधीवादी योजना से प्रभावित थे। किससे? गांधीवादी योजना से प्रभावित थे। तो गांधी जी ने कहा था कि भारत का विकास तभी होगा जब लघु उद्योगों का विकास होगा। तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा लघु उद्योगों पर जोर दिया था। किसमें? 1977 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो 8वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 8वें प्रश्न का सी आंसर सही है। और जो 1991 की औद्योगिक नीति है, ठीक है, इसको कौन लेकर आया था? तो इसको मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया था। किसने? मनमोहन सिंह ने। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और इसी में क्या हुआ था? एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो था वो 1991 की ही औद्योगिक नीति से आया था। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा कि लघु उद्योगों का सर्वाधिक जोर 1977 की औद्योगिक नीति में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। ए ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, सी ऑप्शन है कागज उद्योग और डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो बताइएगा जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हथकरघा उद्योग से एक समिति जुड़ी हुई है, एग्जाम में पूछी जाती है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? प्रश्न बनेगा कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है वो हथकरघा उद्योग से है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला देश जो है वो भारत है। भारत क्या है? विश्व में पहले स्थान पर है जूट उत्पादन करने में। और अगर राज्य पूछ ले भारत में कौन सा राज्य जूट उत्पादन में पहले नंबर पे है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो 9वें प्रश्न का आपका बी आंसर बहुत सही हो जाएगा कि जो हथकरघा उद्योग है वह भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ए ऑप्शन है 1991 में, बी ऑप्शन है 1992 में, सी ऑप्शन है 1993 में और डी ऑप्शन है आपका 1990 में। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो 24 जुलाई 1991 को लागू हुई। कब? 24 जुलाई 1991 को। तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एसपी गुप्ता थे या फिर आपके बिमल जालान थे। तो बताइएगा कि किसने जो है भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख का प्रारूप तैयार किया? तो देखिएगा, बिमल जालान ये भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी? द इंडिया स्टोरी। कौन सी लिखी है? द इंडिया स्टोरी। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और इनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। ये कब? 1991 की आर्थिक नीति से संबंधित है। और जो विजन 2020 तैयार किया था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एसपी गुप्ता थे। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा कि जो एसपी गुप्ता थे उन्होंने ही भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष थे। तो 11वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन है आबू धाबी, सी ऑप्शन है दोहा और डी ऑप्शन है बगदाद। तो बताइएगा कि पेट्रोलियम निर्यातक देश के जो संगठन है इसमें ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा 14 सितंबर 1960 को बगदाद में ओपेक की स्थापना हुई। कहाँ पर? बगदाद में स्थापना हुई। तो आपसे अगर पूछ ले कि ओपेक की स्थापना कब हुई, तो 14 सितंबर 1960 को और किस स्थान पर हुई, तो बगदाद में हुई। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया। वियना की कैपिटल है, वियना की कैपिटल है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के अंदर क्या है? ओपेक का मुख्यालय स्थित है। तो 12वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ए ऑप्शन है 1868, बी ऑप्शन है 2070, सी ऑप्शन है 2040 और डी ऑप्शन है 1950। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि एमएसपी कितनी बार जारी होती है? वर्ष में एमएसपी कितनी बार जारी होती है? तो वर्ष में एमएसपी मतलब
मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी बार होती है? 2 बार। कब? एक बार रबी की फसल, रबी एवं खरीफ की फसल के पहले, ठीक है, फसल के पहले, ठीक है। क्या किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। और अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कितनी फसलों का घोषित होता है? तो 23 फसलों का। कितनी फसलों का? 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। और वर्तमान में धान का जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2040 रुपये है। कितना? सामान्य धान का कितना है? 2040 है। अगर आपसे पूछ ले कि ए ग्रेड का जो धान है उसका समर्थन मूल्य कितना है, तो 2060 रुपये है। कितना है? 2060 रुपये है। तो इसका 13वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2040 रुपये जो है वो सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या है, ठीक है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 10। तो बताइएगा वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपकी? 12 है। कितनी है? 12 है। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब वो 12 बैंकें कौन सी हैं उनके नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं जब वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। 12 बैंकें कौन सी हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1956। तो बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन कब हुआ? बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था? आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ए ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, बी ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और डी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। मतलब देखो, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। और तो बताइएगा कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो क्या हो जाएगी आपकी? प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त माप है। अच्छा, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? किसी को पता है क्या कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? एक साल में भारत का प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपए कमाता है? तो कितना कमाता है? 1,49,948, ठीक है। कितना? 1,49,948 रुपये वार्षिक। मतलब एक साल के अंदर 1,49,948 रुपये भारत का प्रति व्यक्ति कमा लेता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय जो है वह आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। अगला प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, बी ऑप्शन है केएम मुंशी, सी ऑप्शन है डीआर गाडगिल और डी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो राष्ट्रीय आय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीसी महालनोबिस जो थे वो नियुक्त जो की थी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। 17वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? ए ऑप्शन है 2013-14, बी ऑप्शन है 2012-13 और सी ऑप्शन है 2011-12 और डी ऑप्शन है 2008 और 9। तो देखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। 18वें प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर
जो है वो घर से बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19वां कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है मुद्रा, बी ऑप्शन है जीडीपी, सी ऑप्शन है आपका जनसंख्या और डी ऑप्शन है आपका जीएनपी। तो बताइएगा कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है, तो सबसे पहले आप बताइए हिंदू वृद्धि दर को किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रोफेसर राजकृष्णा, किसने, प्रोफेसर राजकृष्णा ने इसका प्रतिपादन किया था। और यह किससे संबंधित थी, तो जीडीपी से संबंधित थी, ठीक है, किससे, जीडीपी से संबंधित थी। हिंदू वृद्धि दर जो है वो जीडीपी से संबंधित है। 19वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जब हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो देखिएगा स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। पहले गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। क्या नाम था, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था, कलकत्ता में था, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। और मुंबई, वर्तमान में इसका कार्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। 1937 में इसका कार्यालय जो था मुंबई से हटाकर कहाँ, कलकत्ता से हटाकर मुंबई कर दिया गया। और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, आपका मुंबई के अंदर है। आपसे पूछ ले कि रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 20वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है दुग्ध विकास उद्योग से, बी ऑप्शन है हरित क्रांति से, सी ऑप्शन है पशुपालन से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, देखो वर्गीज कुरियन किससे हैं, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है इनको, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये किससे जुड़े हुए थे, दुग्ध विकास उद्योग से जुड़े हुए थे। किससे, दुग्ध विकास उद्योग से जुड़े हुए थे। अब मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो बताइएगा कब हुई थी, 16 जुलाई 1965 में। कब हुई, 16 जुलाई 1965 में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ पर, आनंद में। कहाँ पर, गुजरात के आनंद में, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं और दुग्ध विकास उद्योग से जुड़े हुए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो कब आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है निर्यात को हतोत्साहित करना, बी ऑप्शन है आयात को प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन है विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना और डी ऑप्शन है निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो आप लोग बताइएगा कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। जल्दी से 22वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है कि निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक है। किसको, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो 22वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्यात को प्रोत्साहित करना ही किसका, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था।
ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले आयकर की गणना किसने की थी। तो ए ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले ने, सी ऑप्शन है जेम्स विल्सन ने और डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। देखिएगा 24 जुलाई 1860 को क्या हुआ था, हमारे देश में आयकर की गणना शुरू हुई थी। ठीक है, आयकर की गणना शुरू हुई थी और 24 जुलाई 1860 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे, वायसराय, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या बना दिया गया था, तो आपका वायसराय बना दिया गया था। तो भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आयकर किसने गणना की थी, जेम्स विल्सन ने की थी। किसने, जेम्स विल्सन ने की थी। तो 23वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, 24 जुलाई को ही भारत में क्या मनाया जाता है, आयकर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आयकर दिवस मनाया जाता है। और आयकर दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 2010 से भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाना प्रारंभ हुआ। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले आयकर की गणना किसने की थी, तो जेम्स विल्सन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनवरत योजना, या जिसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान, क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान, किससे संबंध, मतलब कब प्रभावी थी। तो मतलब इसकी टाइम पीरियड बताइएगा कि जो रोलिंग प्लान था इसका टाइम पीरियड क्या था। 1978 से 1980, 1976 से 1977, 1974 से 1976 और 1980 से 1982। देखिएगा अनवरत योजना किसके टाइम पीरियड में आई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके, मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, और जो अनवरत योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो गुन्नार मिर्डल मॉडल पर। किस पर, गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो डीटी लकड़वाला को। किसको, डीटी लकड़वाला को। अब आपसे प्रश्न पूछ लें, जैसे बहुत बार आप सुने होंगे कि अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित थी, गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित थी। हो सकता है नया प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ ले कि जो अनवरत योजना थी या रोलिंग प्लान था, भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको, एक तो मोरारजी देसाई मतलब जनता पार्टी की सरकार को, और दूसरा किसको जाता है, डीटी लकड़वाला को। ठीक है, किसको, डीटी लकड़वाला को। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जो गुन्नार मिर्डल थे, इनकी एक पुस्तक थी द एशियन ड्रामा। कौन सी थी, द एशियन ड्रामा। इन्होंने इस पुस्तक में अनवरत योजना जो थी उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1978 से 1980 के बीच में क्या आया था, रोलिंग प्लान आया था। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपयोग वैट मॉडल, उपयोग नहीं है यहाँ पर, उपभोग वैट मॉडल है। क्या है, उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो भारत का जीएसटी जो मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, ऐसे बताइएगा कि जो भारत में जीएसटी है वो किस देश से ली गई है। तो बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। फ्रांस से हमने ली है, कनाडा से ली है, स्वीडन से ली है, या फिर हमने नीदरलैंड से ली है। तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। क्या हो जाएगा आंसर, कनाडा। हमने जो जीएसटी मॉडल है वो कहाँ से लिया है, कनाडा। अच्छा, आपसे पूछ ले कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी, तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो थी वो फ्रांस में लागू हुई थी। कहाँ, फ्रांस में। कब, वर्ष 1954 में। कब, वर्ष 1954 में। ठीक है, भारत में जीएसटी कब से चालू हुई बताइएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 से। किससे, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी की फुल फॉर्म बताइएगा, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही है आप लोगों का। ठीक है, अच्छा, जीएसटी काउंसिल जो है उसके लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो किस में हो जाएगा, आर्टिकल 279A। ठीक है, 279A में जो है
वो जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जीएसटी मॉडल हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ये आपके आज के 25 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। रात के 10 बजे हमारी जो है वो आज हिंदी साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार और उनकी पुस्तकें हैं उसकी क्लास है, तो आप सभी लोग उससे जुड़ना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो सुझाव के लिए आप या तो हमको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमको बता सकते हैं। कल जो है वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी शाम के 7 बजे, तो करंट अफेयर्स की क्लास में भी आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।